मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट वीडियो में चल रहा था वो विकेंद्रीकरण के महत्व चल रहा था टॉपिक। उसके दो महत्व हो गए थे। सबसे पहले अधीनस्थों में पहल की भावना का विकास और भविष्य के लिए प्रबंध की प्रतिभा का विकास। आज इससे नीचे का जो नेक्स्ट टॉपिक है बुक में हमारी, तो वो क्या है, अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में तुलना, यानी कंपेयर और राइट ट्रांसफ़र एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें हमारे इन्होंने 3 बेस दिए हैं, आधार, अधिकरण अंतरण और विकेंद्रीकरण। सबसे पहले बताया इन्होंने प्रकृति के बेस पे हम इसे आगे देखते हैं। बेटा, यह एक आवश्यक कार्य है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी कार्यों को अकेला नहीं कर सकता। क्योंकि अधिकार अंतरण में हमने आपको बताया था कि एक प्रबंधक अपने फर्म के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को अपने अधीनस्थों को ट्रांसफ़र या अंतरण कर देता है। तो उन्होंने वही चीज़ बताई है यहाँ पर कि यह एक आवश्यक कार्य है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला कार्य या सभी कार्य अकेला नहीं कर सकता, उसे अपने अधिकार अंतरण करने होते ही हैं। विकेंद्रीकरण यह एक ऐच्छिक नीति निर्धारण है, यहाँ शीर्ष प्रबंधक के विवेक अनुसार किया जाता है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन को कौन करता है? जो एक शीर्ष प्रबंधक होता है वो अपने विवेक के अनुसार उसे विकेंद्रीकरण की स्थिति लागू फर्म में करता है। दूसरा इसका जो टॉपिक है, कार्य की स्वतंत्रता। इसमें उच्च अधिकारियों का अधिक नियंत्रण होता है। क्या होता है बेटा? इसमें उच्च अधिकारियों का नियंत्रण अधिक होता है, अतः अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम होती है। इसमें क्या होता है, अधिकार अंतरण में मतलब जिसको उच्च अधिकार होता है वो अधिकारी जो होता है वो अपने अधिकारों को हस्तांतरण तो कर देता है पर एक सीमा तक करता है, सभी नहीं करता वो। इससे आगे विकेंद्रीकरण, इसमें कर्मचारी और प्रबंधकों पर नियंत्रण कम होता है, अतः कार्य करने की स्वतंत्रता अधिक होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्षेत्र अधिकार अंतरण में इसका क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि इसकी सीमा उच्च अधिकारी तथा उनके अधीनस्थों तक ही सीमित होती है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि इसमें अधिकारों का अंतर निम्नतम स्तर तक बढ़ाया जाता है। स्थिति यह एक प्रक्रिया है जिसका कार्य विभाजन के अनुसार अनुसरण किया जाता है। यह शीर्ष प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीतियों का परिणाम है। उद्देश्य इसका उपयोग प्रबंधक का भार कम करने के लिए होता है। भाई देखो, तुम्हें पता ही है कि अधिकार अंतरण में जो प्रबंधक होता है अपना जो काम का भार है वो कम करने के लिए अपने अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंप देता है। इसका उपयोग अधीनस्थों के संगठन की भूमिका में वृद्धि करने तथा अधिक स्वायत्तता देकर किया जाता है। अब आगे चलते हैं बेटा। आगे जो है इसका जो तीसरा पॉइंट है वो शीघ्र निर्णय है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन का जो महत्व है वो है शीघ्र निर्णय। नीचे दे रखा बेटा, देखो शीघ्र होता है शीघ्र यानी अति शीघ्र, यानी जल्दी से किसी चीज़ का डिसीजन लेना। प्रबंधक सोपानिक का संप्रेषण श्रृंखला की दृष्टि से देखा जा सकता है। प्रबंधक सोपानिक बोलते हैं स्टेप को, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, श्रृंखला यानी एक चेन बेसिस में की दृष्टि से देखा जा सकता है। केंद्रीकृत संगठन के अंतर्गत सूचनाओं का प्रवाह मंद गति से होता है। इन्होंने क्या बताया कि सेंट्रलाइजेशन में जो होता है सूचना का जो प्रवाह होता है वो हल्की धीमी गति से होता है क्योंकि इसमें प्रत्येक निर्णय उच्च पद पर आसीन अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। देखो, जब पता सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण में क्या था कि पावर कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में होती थी, अगर वही डिसीजन लेते थे तो सूचना ऊपर से नीचे आते आते बहुत समय लग जाता था। अब तथा उन्हें कई स्तरों से गुजरना होता था और इसकी प्रक्रियाओं में भी समय लगता है। इसके निर्णय लेने की गति मंद होती है तथा अब आगे चलते बेटा, तथा एक स्थान तथा गतिशील संचालन गतियों को अपनाना जटिल होता है। इसके विपरीत विकेंद्रीकरण को निर्णय कार्यस्थल पर ही लिए जाते हैं। देखो, मैंने बताया डिसेंट्रलाइजेशन में पावर सभी के हाथ में होती है तो वे अपना डिसीजन सेल्फ ही लेते हैं। उसमें यहाँ पे कह रहा, देखो ये कह रहा है कार्यस्थल पर होता है तथा उच्च अधिकारी तथा निस्तरों में किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अनुमति की तो इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि उन्हें खुद को पावर मिली हुई है, अतः प्रक्रिया अधिक गतिशील होती है। विकेंद्रीकरण में सूचना लंबे समय मार्ग से गुजरती है तथा उनमें क्या विकर्ण होने की संभावना भी कम होती है। इससे नेक्स्ट इसका जो महत्व है वो शीघ्र प्रबंध को राहत, यानी डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, जो प्रबंध जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है उसे जो है शीघ्र यानी शीर्ष प्रबंधक को राहत, यानी जो टॉप लेवल के जो प्रबंधक होते हैं उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। इसके अंतर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों के क्रियाकलापों के प्रत्यक्ष तौर पर पर्यवेक्षण आदि में उन उच्च अधिकारियों को राहत मिलती है क्योंकि वे अपने कार्यों को निर्धारित सीमाओं के अंदर करते हैं। इसमें प्रत्यक्ष निरीक्षण के स्थान पर नियंत्रण की अन्य विधियां जैसे विनियोगों पर आय
का निर्धारण आदि को अपनाया जाता है। नीचे देखते हैं बेटा, इसे इस पैराग्राफ को छोड़ दो, एक सख्ती से सेल्फ पढ़ लेना। आगे विकेंद्रीकरण में शीर्ष प्रबंध हेतु अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ये आगे चलता है इसमें, जिसमें वह संचालन तथा संबंधित निर्णय तथा अधिक महत्वपूर्ण नीतियों के प्रकार से ले लेते हैं। वास्तविक तौर पर विकेंद्रीकरण सर्वोत्तम है जब निम्न स्तर पर प्रबंध के द्वारा लिए हुए निर्णयों के निरीक्षण की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, विकास को सरल बनाता है, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है उसको ईजिली बनाता है। विकेंद्रीकरण निम्न स्तर के प्रबंधकों तथा प्रभागीय और विभागीय मुख्य अधिकारियों के सर्वोत्तम स्वायत्तता प्रदान करता है, यानी सभी को क्या करता है, स्वतंत्रता प्राप्त करता है। इस प्रकार यह उन्हें अपने विभागों के अनुकूल सर्वोत्तम विधि के कार्य करने में सुअवसर प्रदान करता है। देखो कितना अच्छा इसमें ने बताया कि इस प्रकार वे उन्हें अपने विभागों को, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का हर एक व्यक्ति प्रबंधक के मैनेजर होते हैं उसके, तो अनुकूल सर्वोत्तम विधि से कार्य करने के लिए सुविधा प्रदान करती है तथा विभागीय प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहन देता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक विभाग द्वारा सर्वोत्तम करने की विभाग को सर्वोत्तम कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलने के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। संगठन अधिक लाभ अर्जित करने की स्थिति में होता है। भविष्य में इस लाभ द्वारा सरलतापूर्वक संगठन का विस्तार किया जा सकता है। क्या बताया ना, विकास को सरल बनाना, यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी कुछ कार्य होता है सभी को पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिसके कारण हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ भी करता है और उसमें विकास भी होता है। इससे आगे चलता है, इसका जो नेक्स्ट जो एक लास्ट है बच रहा वो है श्रेष्ठ नियंत्रण, यानी एक अच्छा कंट्रोल होता है इसके द्वारा। विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर कार्य निष्पादन के मूल्य का अवसर प्राप्त होता है। क्या करा, विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर कार्य को निष्पादन के मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है, जिससे प्रत्येक विभाग को व्यक्तिगत तौर पर उनके परिणाम हेतु जवाबदेही बनाया जा सकता है। संगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि किस सीमा तक हुई अथवा सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक विभाग कितना सफल हुआ, इसका निर्धारण भी किया जा सकता है। सभी स्तरों पर माध्यम से प्रतिपुष्टि द्वारा विभिन्नताओं में सुधारता और विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निष्पादन की जवाबदेही एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका सामना करने हेतु प्रबंध, सूचना विधि तथा संतुलन अंक कार्ड आदि सर्वोत्तम नियंत्रण विधियों को आविष्कार हुआ है। विकेंद्रीकरण द्वारा निष्पादन मापन विधि में नए परिवर्तन करने हेतु प्रबंधकों को बाध्य किया जाता है। क्या विकेंद्रीकरण द्वारा क्या करा, दोबारा से देखो, विकेंद्रीकरण द्वारा निष्पादन मापन विधि में नए परिवर्तन करने हेतु प्रबंधकों को बाध्य किया जाता है। अंततः इस बात को ध्यान रखना आवश्यक होता है, विकेंद्रीकरण के लाभों के बावजूद भी बहुत सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि विभिन्न विभागों में इच्छे से निर्णय लेना शुरू कर देंगे तथा यह संगठन के हितों में नहीं होगा। संगठन विकटित भी हो सकते हैं। विकेंद्रीकरण मुख्य नीति निर्धारण क्षेत्रों में हमेशा केंद्रीकरण से ही संतुलन होना चाहिए। बेटा आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और इस चैप्टर की थ्योरी भी समाप्त हो जाती है। इससे आगे आप अपना जो इसका सारांश दे रखा है बेटा, इसे डीपली पढ़ना, इसमें इतना थोड़ा थोड़ा करके सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके MCQ और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा देंगे। अब यहाँ तक देखा जाए तो हमारा कोर्स काफ़ी हो चुका है। एक चैप्टर करने के बाद हमारा हाफ ईयरली का एग्ज़ाम कोर्स पूरा हो जाएगा। हो सकता है हम तुम्हारे टेस्ट लेना भी शुरू करें। तो बेटा आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ओके।